हेलो एवरीवन, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सीटेट की क्लास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट पर चर्चा कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट है उसी के आगे आज हमारा दूसरा क्लास होगा। आइए हम देखते हैं। दूसरा क्लास ये है कि दूसरे क्लास का पहला प्रश्न है कि एनसीएफ की रूपरेखा 2005 के अधिगम, एनसीएफ 2005 जो है ये अधिगम के बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित होती है। किस पर केंद्रित होती है? देखिए, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, सीखने की बात हो रही है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या सीखोगे आप मैथ सीखने चल रहे हैं, सीखना। ठीक है, तो यह कहा है कि एनसीएफ जो 2005 है वह क्या कहता है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि परिभाषा या सूत्रों को याद करने पर यह बल देता है। एनसीएफ 2005 याद करने पर बल नहीं देता, यह रटने की पद्धति को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह करके सीखने की पद्धति को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये कि यह परिभाषा या सूत्रों को याद करने पर केंद्रित है, ऐसा नहीं है। ठीक है, गलत हो गया ये। दूसरा है कि शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान है। ये भाई व्याख्यान और अनुदेशन। ठीक है, यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 है, यह शिक्षक केंद्रित नहीं है, बल्कि यह किसके केंद्रित है? बाल केंद्रित है। इसमें बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा देनी है, ताकि आप बालक की रुचि या अभिरुचि इन सबको जान पाए। इसलिए बालक को केंद्र में रखना है, ना कि शिक्षक को। तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, यही है इसका सही ऑप्शन। इसमें शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। यह जो है, ताकि यदि किसी विषय में, यानी गणित जैसे जो विषय है गणित, जिससे लोग दूर भागते हैं, यदि उसको पहेली के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा, तो उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके कारण जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी सक्रिय भागीदारिता होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, ये है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए, 8664 सेंटीमीटर जो घन है उसको पैक करने के लिए, ये बनो नहीं है, ये घनों लिखा है भाई, ये टाइपिंग वाले गलत करते हैं। घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? जब कभी भी कोई एक, ये मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ये बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है। ठीक है, ये छोटा बॉक्स है और ये बड़ा बॉक्स है। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, तो छोटे का जो आयतन होगा, यानी छोटे का आयतन, ये छोटे का आयतन और यहाँ पर बड़े का आयतन, बड़े का
आयतन आएगा, ये समझ लेना है हमको। यदि ये सब ना दिया हो, आयतन का मतलब होता है सबका गुणा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका गुणा। और एक दिया है कि एक बॉक्स है, ये आंतरिक लंबाई है इसकी, यहाँ की ऐसे, उसमें 8664 सेंटीमीटर के जो घन का आयतन है उसको पैक करना है। ठीक है, तो कैसे उसको अंदर रखा जाएगा, तो हमें करना है, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम बड़े का आयतन बटे क्या कर देंगे, छोटे का आयतन लिख दिया। अब यहाँ पर संख्या मिल जाएगी, बक्सों की संख्या मिल जाएगी कि कितनी संख्या होगी। तो इसको जब ऐसे हल करोगे आप, तो आपको वैसे इस सूत्र को याद करना है। अब देखिए, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि जो बड़ा है वह ऊपर रहेगा, जो छोटा है वह नीचे रहेगा। ठीक, तो कितने लोग होंगे वो आ जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखो घन है, ठीक, देखो बॉक्सों की संख्या बराबर हो जाएगा। ये देखो हमें दिया है 8 6 6 4 बटे जो छोटे लोग हैं इसका 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 कर देंगे। इसको काट दो, इसको जब काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर एक बार इसमें जाएगा 4 कदम 4 2 बचेगा, 4 छक्के 24, फिर 2 आया, फिर 4 छक्के 24 हो गया। अब देखो इसको काटोगे, मान लो मैं 3 से काटूंगा, 3 सत्ते कितना होता है 21 होता है, 3 दूना 6 होता है, फिर 3 दूना 6 होगा। अब देखो केवल यहाँ पर 2 बचा और ऊपर 722 बचा, 722 बटे क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो 2 तिया कितना 6, 2 छक्के 12 और 2 एक करना में 2, यानी 261 बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स होंगे 261 नहीं भाई 361, ठीक है 361 बॉक्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी दिया है। ठीक है, बी को आप देख सकते हैं। आइए अब देखो, ये हमारा प्रश्न है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये 4 नहीं है भाई, ये 8 है, ठीक है 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है भाई, आओ जरा देखते हैं हम। लिखा है कि वर्ग का परिमाप, आप जानते हो ये वर्ग है, ये है स्क्वायर, क्या भाई ये है स्क्वायर जिसे कहते हैं वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात है। अब देखो, अब ये पूछा है कि वर्ग का परिमाप यदि आता है तो आप जानते हो इसमें लिखा जाता है भुजा गुणे 4, भुजा गुणे
4। वर्ग का क्षेत्रफल यदि पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होगा कि भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, अब ये रहा वर्ग का विकर्ण यदि आपसे पूछेगा, वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो आप बताओगे √2 इंटू भुजा, ये बताओगे। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, आप अपने प्रश्न को पढ़ करके देख सकें। अब देखो, अब ये है हमारा आयत है, ठीक है, ये है आयत, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इधर की भुजा अलग बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक, अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है भाई? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण जो होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दोस्तों, इतने फार्मूले यदि आप याद किए रहेंगे तो कोई भी प्रश्न आयत का आएगा छोटा मोटा तो आप लगा ले जाओगे। ठीक है, तो इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा। हम जो हमारा प्रश्न है हम उसको बताने चल रहे हैं। आइए, लिखा है कि वर्ग का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप हमें दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी बताया कि वर्ग का परिमाप जो होता है भुजा गुणे 4 होता है। क्या होता है? भुजा गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो अब देखो इसे कट जाएगा तो 4 छक्का कितना हुआ? 24 हुआ। यानी वर्ग की जो भुजा है वो कितना है? वह है 6 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो आयत की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें किसी तरीके से यदि आयत का हमसे पूछा क्षेत्रफल, यदि किसी तरीके से आयत का जो है हमको चौड़ाई मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। लेकिन ये एक बात यहाँ दिया है कि वर्ग का और आयत का परिमाप बराबर है। वर्ग का और आयत का जो परिमाप है बराबर है। वर्ग का परिमाप बराबर है किसके? आयत के परिमाप के। ठीक, वर्ग का परिमाप आप जानते हो कि भुजा गुणे होता है 4, भुजा गुणे 4, और इसका परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। अब इसको काट दोगे, देखो इसकी जो भुजा है हमें पता है कितना 6, यानी 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर आएगा तो इसको काट देगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पर बचा लंबाई और यहाँ पर बचा क्या? चौड़ाई। अब देखो लंबाई मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया है तो 12 बराबर 8 प्लस चौड़ाई कर दिया तो चौड़ाई बराबर कितना मिल जाएगा भाई? चौड़ाई बराबर मिल जाएगा 12 में 8 घटाओगे कितना? 4,
12 में 8 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसको देखो करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो इधर दिया है, ये इधर की बात जो मैंने लिखा है ये फालतू हो जा रहा है, ठीक है, ये फालतू बात हो जा रही है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं। ये देखो दिया है कि वर्ग और आयत का परिमाप दोनों बराबर है, तो मैंने देखो कर दिया है प्रश्न। वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, आयत का परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। तो जो वर्ग का परिमाप आपके प्रश्न में दिया है 24, तो 24 लिखा है, 2 उधर से था तो लाया भाग दिया तो 12 आ गया। सब रखने के बाद चौड़ाई 4 आ गई। अब बताओ हमको आयत का क्षेत्रफल चाहिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जब क्षेत्रफल चाहिए तो हम सभी लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको पता है 8 है, हमारे प्रश्न में दी गई है, और चौड़ाई कितनी है, 4 है, तो 8 चौके कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए तीसरे का जो हमारा आंसर है वो आंसर नंबर बी है। ठीक, आइए ये देखो, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। एक आयत की लंबाई l है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, यहाँ पर 4 नहीं, ठीक है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखी जाए। आइए भाई जरा मैं देखता हूँ। ये देखो कोई आयत है, कोई आयत है ये, ठीक है। कोई आयत है, इसकी जो लंबाई है वो l है, ये लंबाई है, और बोला कि चौड़ाई जो है वो लंबाई की क्या है, चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है, यानी l/2 है। ठीक, अब देखो एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये हो गई, ठीक। अब देखो अब आगे बढ़ो। यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, यानी यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2l हो गया, 2l हो गया, दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखी जाए, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो समान रखी जाए, यानी l/2 ही रखी जाए। अब देखो हमारे जो 2 चित्र बन गए, एक चित्र नंबर 1 हो गया और एक चित्र नंबर कौन हो गया, 2 हो गया। अब देखो फाइनली तो हमारा यही है, फाइनल जो चित्र है वो हमारा यही है, देखो यही हमारा चित्र है फाइनल। ठीक, अब इसमें हमको कहा है कि क्या आयत का परिमाप क्या होगा, यही कहा है। तो आयत का परिमाप जानते हो, आयत का परिमाप सभी लोग जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वह होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। तो 2 यहाँ पर है, लंबाई कितना भाई, लंबाई 2l है, और ये चौड़ाई कितनी है, l/2 है। इसको जब जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 एक कितना हो जाएगा, 5l हो जाएगा। 2 गुणे 5l/2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5l आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखता है दोस्तों, तो थोड़ा धैर्य बनाएंगे, हिम्मत से काम लेंगे, और जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका प्रश्न क्या होगा,
हल हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। लो भाई, एक बात आ गई, उसमें मैं आपको कुछ लिखा देता हूं, तब उसके बाद प्रश्न बताता हूं। ठीक, आइए। देखो, एक जैसे आया, कोई थॉट है, जिसको कहते हैं चिंतन। क्या कहते हैं भाई? चिंतन कहते हैं। और यह चिंतन कैसा है? ये चिंतन मैथ में है। ठीक है, मैथ में है। तो मैथ में जो हम पढ़ते हैं उसमें दो प्रकार के प्रश्न को हम पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कन्वर्जेंट, पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डाइवर्जेंट, ये पढ़ते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम दो बातें पढ़ते हैं मैथ में। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक सीमित, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप लाइट में पढ़ते हैं विज्ञान में। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि लाइट को, प्रकाश को फैला देना। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह सिकोड़ देना। इसका मतलब ये हुआ कि हम, या तो लाइट हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथ। तो मैथ में यह कोई दो प्रकार के प्रश्न को हल करने का तरीका मुझे लगता है यह। तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है किसी प्रश्न को हम ऐसे हल करें कि वह कई प्रकार से हल किया जा सके, उसको डाइवर्जेंट कह देंगे। और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई प्रश्न ऐसा हो जिसको हम किसी से भी पूछें तो व्यक्ति वही उत्तर बताए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके इसको बताने चल रहा हूँ। डाइवर्जेंट का मतलब हिंदी में होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी होता है। अपसारी का मतलब होता है कि जैसे एक हम प्रकाश लिए, एक कोई टार्च है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, तो ये प्रकाश को क्या कर रही है? ऐसे फैला दे रही है, ऐसे फैला दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया डाइवर्जेंट। ये हो गया डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल। ये है अभिसारी। ये क्या है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि जो प्रकाश है, कोई यहाँ पर भी एक मान लो टार्च लिया और जो प्रकाश आ रहा है, मान लो ये प्रकाश फैल जा रहा है, ऐसे फैल जा रहा है था। ठीक है, फैल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हम कोई एक मिरर लगा दिया तो इस प्रकाश को इसने ऐसे क्या कर दिया? एक जगह क्या किया? सिकोड़ दिया। ये समझने के लिए है, कोई ये लाइट की क्लास नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जा रहा है हमारा। ये कतई मत सोचना कि भाई मैं कोई कॉन्सेप्ट इसका बता रहा हूँ लाइट का जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। मैं ये मैथ की बात बता रहा हूँ। ठीक है, यह समझने के लिए केवल चित्र है। आप देखो यहाँ पर ये इसका केवल एक ही बिंदु पर जा करके केंद्रित हो जा रहा है, बिंदु पर केंद्रित हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई बिंदु है नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। इसलिए यहाँ से जो प्रश्न आएगा, यहाँ से जो प्रश्न आएगा उसे कहेंगे बंद मुक्त का प्रश्न कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? बंद मुक्त का प्रश्न कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको प्रश्न मिलेगा उसको कहेंगे खुले मुक्त का प्रश्न कहेंगे। ठीक है, खुले मुक्त का प्रश्न या बंद मुक्त का प्रश्न कहेंगे। इसको हमको ध्यान देना है।
कौन सा प्रश्न खुला होगा, कौन सा बंद होगा, वह प्रश्न जब हम करवाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है। अब देखो, मैं आपको इसमें एक एक बात लिखता हूँ, आप लिख लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको प्रश्न करवाऊँगा। आइए देखते हैं। ये देखो, ए है बंद, और दूसरा है खुले। यानी बंद जो अंत का प्रश्न है, बंद अंत का प्रश्न है, और एक खुले अंत का प्रश्न है। इसको देखेंगे। जो आप पेडागोगी पढ़ते हैं उसी के आधार का यह प्रश्न है कि बंद अंत का प्रश्न कौन होगा, खुले अंत का प्रश्न कौन होगा। सबसे पहले यह देखो, पहला पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट ये है कि जो बंद अंत का प्रश्न होगा इसमें विचार सीमित होंगे। ठीक है, इसमें विचार सीमित होंगे और इसमें विचार असीमित होंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि विचार सीमित होते हैं, ठीक। इसमें लिखा है कि विचार सीमित नहीं होते हैं, ये बात है। इसमें विचार सीमित होते हैं, उसमें विचार सीमित नहीं होते हैं। ठीक, ये फैक्ट पर आधारित होता है। बंद जो अंत का प्रश्न है यह फैक्ट पर आधारित होता है। यहाँ पर यह जो है लॉजिक पर आधारित होता है। ठीक, तीसरा है, इसमें खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता क्योंकि यह एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। इसमें तीसरी बात है, इसमें खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे इसके ढेर सारे बिंदु हैं,
चूँकि ये प्रैक्टिस की क्लास है, बहुत सारे लंबा हो जाएगा, तो मैं इसमें प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन बंद अंत का है, कौन खुले अंत का है। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये देखो प्रश्न है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंत मुक्त, ठीक है, अंत मुक्त या मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। ठीक है, अंत मुक्त या मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। मुक्त सिरे का मतलब है इसमें सोचने की क्षमता का विकास बहुत ज़्यादा है, इसमें खोज की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यदि खोज की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो यह किस प्रकार का प्रश्न है भाई, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? बिल्कुल आपने समझ लिया होगा कि ये है डाइवर्जेंट। क्या है? डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रश्न को कई प्रकार से हल किया जा सकता है, एक ही प्रकार से नहीं। तो आओ देखते हैं। अब देखो भाई, लिखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 2:3 के अनुपात में है। आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आ गया दोस्तों। तो इसको सूत्र की सहायता से आप जानते हो कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, यही होता है। और इसका परिमाप 50 दिया है। इसका परिमाप कितना दिया? 50। यहाँ पर अनुपात दिया है 2x + 3x हम मान सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 50 है। इसको सॉल्व करोगे, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। 5x में 2 को जोड़ोगे तो गुणा करोगे तो 5 दूना 10x आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आया? 50। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया? 5 आया। तो अब देखो x बराबर जब 5 आ गया तो जो आयत है यहाँ पर 2 और 3 अनुपात में था, तो x का मान जब 5 आया तो इसमें 5 से गुणा करोगे तो 5 दूना 10 आ गया। और यहाँ पर 5 से गुणा करोगे तो 5 तिया कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये बताओ मुझे कि जो इस सूत्र को जानता है आदमी, कोई भी छात्र इस सूत्र को यदि जानता है, कोई भी टीचर इस सूत्र को यदि जानता है, टीचर सभी जानेंगे, जो अच्छे छात्र हैं सभी जानेंगे, क्या इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर इस सूत्र से लगा सकता है? नहीं लगा सकता। जब नहीं लगा सकता तो जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति 10 और 15 ही उत्तर बताएगा तो यह जो है बंद मुक्त का प्रश्न हो जाएगा। बंद मुक्त का प्रश्न हो जाएगा। ये है बंद मुक्त का प्रश्न, बंद मुक्त का प्रश्न हो जाएगा। ठीक, इसलिए बंद मुक्त का प्रश्न है, इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर नहीं बता पाएगा। ठीक, यानी आप ये समझ गए होंगे कि जब एक ही प्रश्न के उत्तर कई लोग अलग अलग दें तो वह खुले मुक्त का प्रश्न है। ठीक है, और जब एक ही प्रश्न का उत्तर सभी लोग एक ही दें तो वह बंद मुक्त का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। अब देखो, दो संख्याओं का योग 50 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या कहोगे सर जी 15 होगी। क्यों? क्योंकि 15 में और 35 जोड़ोगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा? यह जो है सभी लोग यही बताएंगे जो घटाना जानते हैं। तो ये भी क्या हो गया? बंद मुक्त का प्रश्न हो गया दोस्तों। बंद मुक्त का प्रश्न यह भी हो गया, यानी इसका भी उत्तर वही बताया जाएगा। मान लो एक व्यक्ति रमेश है, मान लो एक रमेश है, समझ जाइएगा, कभी आपको गलती नहीं होगी। एक है महेश, एक है सुरेश, ठीक है, 3 लोग हैं। मैंने कहा कि भैया रमेश बताओ, दो संख्याओं का योग 50 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो रमेश बताए भाई सर जी 15 होगी।
मैंने कहा भैया महेश ये बताओ कि यही प्रश्न है, तुम उत्तर बताओ, तो कहेगा सर जी 15 ही होगा। सुरेश से पूछा तो सुरेश भी कहेगा सर जी 15 होगा। यदि मैं सब लोग जब 15 बता रहे हैं तो बंद मुक्त, यदि मैं रमेश से कहता कि बताओ, रमेश बताता 10, यदि कहता फिर महेश तुम बताओ, महेश बताता 15, यदि मैं सुरेश से कहता सुरेश तुम बताओ तो बताता 25, तो ये खुले मुक्त का प्रश्न हो जाता, ठीक है, अंत मुक्त का प्रश्न हो जाता, ठीक है, अंत मुक्त का प्रश्न हो जाता, मुक्त सिरे वाला प्रश्न हो जाता। अब देखो जब एक ही प्रश्न के उत्तर सब लोग एक ही बताएं तो वह बंद मुक्त का प्रश्न है, खुला नहीं है, उसमें स्कोप नहीं है ज़्यादा सोचने का। आइए हम देखते हैं यहाँ पर 152 से लेके 157 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। देखो 152 के बाद 153 आएगा, 153 के बाद 154 आएगा, 154 के बाद 155 आएगा, 155 के बाद 156 आएगा, 156 के बाद कितना आएगा 157 आएगा। तो बताओ 4 संख्याएं यही ना है, 1 2 3 4। कोई भी छात्र इनके अलावा कोई चीज़ बताएगा नहीं बताएगा, ठीक है, जिनको पूर्ण संख्या की समझ होगी वो नहीं बताएगा दोस्तों। तो यह भी कौन सा मुक्त का प्रश्न है, बंद मुक्त का, बंद मुक्त का प्रश्न हो गया, ठीक। लेकिन यदि यहीं से जो ये पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, यदि ये पूर्ण संख्या नहीं होता कि 4 संख्याओं को लिखिए, 4 संख्याओं को लिखिए, तो यह जो है मुक्त सिरे वाला प्रश्न हो जाता, क्योंकि 152 के आगे 100 दशमलव में भी लिखा जा सकता था तब, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए आप। अब देखो जब आप 3 ऑप्शन क्लियर कर ले गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 5 दहाई एवं 4 इकाई द्वारा निर्मित होती हैं। तो 4 संख्याओं को सूचीबद्ध करना है, 5 दहाई और 4 इकाई के द्वारा निर्मित होती हैं। तो ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं जो इससे लिखी जा सकती हैं, ठीक है। आइए आओ दोस्तों, अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है कि गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। ये 4 प्रश्न हैं। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 12 है, ठीक है, जिनका योग 12 है, ठीक। ये लिखा है उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। अगला है 16 के गुणनखंड क्या है, परिमाप की परिभाषा बताइए, ठीक। तो देखो ये पूछा है कि ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, बी और सी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है भाई, क्या लिख देते हैं, मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 2 संख्याएं मान लो x और y हैं, यही 2 संख्याएं हैं, एक x है और एक क्या y। मेरे क्लास में एक रमेश है, एक है रवि नाम का लड़का है, एक मोहन नाम का लड़का है, एक सोहन नाम का लड़का है, ठीक है, ऐसे सब लड़के हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि भाई रमेश ये बताओ कोई ऐसी 2 संख्या लो जिनका योग 12 हो। तो कहा सर जी 7 और 5 ले लीजिए, 12 बता देने का, बैठ जाओ, बैठ गया भाई। ये मैंने कहा कि ये बताओ रवि तुम बताओ कि 12 जो है
कोई ऐसी संख्या बताओ जिनको जोड़ देने पर 12 आ जाए। तो कहा कि सर जी 6 और 6 जोड़ दीजिए 12 आ गया। ठीक है। अब कहा कि मोहन भैया तुम बताओ कि 12 हमको लाना है, कौन सी ऐसी संख्या 2 से जोड़ें कि 12 आ जाए। तो बोला सर जी 10 और 2 जोड़ दीजिए 12 आ जाएगा। ठीक है। सोहन से मैंने पूछा कि सोहन ये बताओ भैया कि 12 को लाना है, कोई ऐसी 2 संख्या जोड़ के हमको बताओ कि 12 आ जाए। तो कहा सर जी 9 और 3 जोड़ दीजिए 12 आ जाएगा। तो ज़रा हमको भैया ये बता दीजिए आप लोग ये बताओ कि क्या कोई भी व्यक्ति एक ही उत्तर दिया? नहीं दिया ना, कोई भी व्यक्ति एक उत्तर नहीं दिया। जब कोई भी व्यक्ति एक उत्तर नहीं दे रहा हो, उसको अलग अलग उत्तर देने की संभावना हो, तो ऐसे प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा प्रश्न हो गया? मुक्त अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आपको आ गया होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति एक ही प्रश्न के उत्तर को कई प्रकार से बता पाने में सक्षम हो, तो ऐसे प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। आइए मैं अब दूसरे ऑप्शन को बताने चल रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि एक त्रिभुज खींचिए जिसका परिमाप 50 हो। मान लो मैं फिर उसी रमेश का उदाहरण लेता हूँ। रमेश और अगला व्यक्ति है सुरेश, फिर मोहन, अगला व्यक्ति है सोहन। कई लोगों को मैंने लिया, 4-5 लोगों को मैंने नाम लिख दिया। इनको मैं त्रिभुज बनाने को कह दिया कि भैया त्रिभुज बनाओ। आप सबको कह दिया कि त्रिभुज बनाओ। आप सब लोग जानते हो कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की माप। ठीक है। तो चारों भुजाओं की माप है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? 50। रमेश अपना चित्रकारी करता है, बनाता है त्रिभुज को, तो कहता है कि सर जी मैं इसकी भुजा 10 ले रहा हूँ, इसकी 20 ले रहा हूँ और इसकी भी 20 ले रहा हूँ। बन गया मेरा त्रिभुज। 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर बन गया। सुरेश कह रहा है कि मैं इसको 15 लूँगा, इसको 10 लूँगा, 25 हो गया, और फिर मैं इसको क्या लूँगा? 25 लूँगा। इसका भी त्रिभुज बन गया। अब ये देखो मोहन है, मोहन कह रहे हैं सर जी मैं इसको 30 लूँगा, इसको 10 लूँगा और इसको क्या करूँगा? 10 लूँगा। अब सोहन है, देखो इन्होंने कहा कि मैं 15 लूँगा, इसको 30 करूँगा। ठीक है। और इसको क्या करूँगा? कितना हुआ? इसको 5 कर दूँगा। देखो सब लोगों ने अलग अलग लंबाई मापी है त्रिभुज बनाने के लिए। त्रिभुज एक ही है जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, लेकिन उसी त्रिभुज को बनाने के लिए 4 लोगों ने अलग अलग लंबाई लेकर के अपने पटरी प्रकार की सहायता से अलग अलग बनाया है। कोई 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मानता है, कोई 15 25 10 सेंटीमीटर मानता है, कोई 30 10 10 मानता है, कोई 15 30 5 मापता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 50 सेंटीमीटर त्रिभुज बनाने के कई स्कोप हैं, यानी इसको कई प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। इसलिए यह भी जो है क्या है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला प्रश्न। ये क्या है भाई? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अब देखो, अब देखिए आप 16 का गुणनखंड क्या है? 16 का गुणनखंड क्या है? तो 16 का गुणनखंड तो यही बताओगे ना। 16 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8,
फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, कट गया। तो कोई भी गुणनखंड यही बताएगा 2 के घाते 3, ये बताएगा। या तो कहेगा कि इसको सर जी मैं लिख सकता हूँ, यही तो बताएगा ना कि गुणनखंड ऐसे ही किया जा सकता है इसका। या तो अब देखो परिभाषा जो होती है किसी की, तो परिभाषा तो एक ही होती है कि आयत की परिभाषा का मतलब होता है कि आयत जो है चारों भुजाओं को मापना होता है। आयत की परिभाषा बताइए। तो जो इनका उत्तर एक ही हो तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं खुले बंद वाले प्रश्न, खुले बंद वाले प्रश्न। ठीक है, ये देखो बंद मुक्त वाले प्रश्न, बंद मुक्त वाले प्रश्न है ये। तो ठीक है, अब हमको देखना कि कौन सा हमारा उत्तर सही है। ए बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, ठीक है, दोनों मुक्त सिरे वाले प्रश्न, ये सही है। बी और सी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, नहीं बी मुक्त सिरे वाला है लेकिन सी जो है बंद मुक्त वाला प्रश्न है, और सी और डी मुक्त सिरे वाले नहीं है बल्कि ये बंद सिरे वाले प्रश्न है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आइए ये देखो भाई, ये देखिए एक समचतुर्भुज है के विकर्णों की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसका परिमाप हमको बताना है। तो कोई भी चतुर्भुज होगा उसमें 4 भुजाएं होंगी, यानी किसी तरीके से हमको भुजा मिल जाए तो भुजा में 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो समचतुर्भुज जब रहेगा तो उसकी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे विकर्णों, जो विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर, जो पहला विकर्ण है, प्लस विकर्ण नंबर 2, विकर्ण का स्क्वायर दूसरा, बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो विकर्ण एक हमारा 3 है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, 1 है 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा, 5 बटे 2 होगा। इसको काटोगे तो 2.5 सेंटीमीटर क्या आएगी? भुजा आएगी। ठीक, हमको चाहिए परिमाप चाहिए, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। तो भुजा हमारी मिली है 2.5, तो 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। एक अंक पे दशमलव है तो लगा दिया दशमलव, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? परिमाप। 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर हो गया d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। d1 कितना है? 8, 8 अट्ठे कितना? 64, और ये कितना है? 36 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, इसको जोड़ोगे तो 100 होगा, 100 होगा तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10, 10 बटे कितना हो गया? 2, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4, 5 गुणे 4 हो जाएगा तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है?
क्यूरेटिव टेस्ट करना है, आपको निदान करना है किसी रोग का। जैसे अब देखो, अभिभावकों को फीडबैक देना है, ये फीड है, कीड नहीं है, फीडबैक देना। हमको जब छात्रों को पढ़ाते हैं तो हमको एनसीएफ ये कहता है कि हमारे छात्र को आना चाहिए प्रश्न। हमको ये कहीं पर भी नहीं कहा गया कि हमको अभिभावकों को बताना है कि आपका लड़का बड़ा तेज है पढ़ने में। लड़के को फीडबैक नहीं देना है अभिभावक को, तो ये फीडबैक नहीं देना है बिल्कुल। शिक्षक का शानदार व्याख्यान। अब देखो, शिक्षक यदि शानदार व्याख्यान देता है तो वह जो क्लास होगी शिक्षक केंद्रित हो जाएगी, लेकिन एनसीएफ यह कहता है कि हमारी जो क्लास होनी चाहिए वह शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, बच्चों की समझ में निहित कमियों को जानना, यही है निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य। कमियों को हमको जानना है और उसको ठीक करना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है। 2 किलोग्राम 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? देखो भाई, पहले आम लिखो। ये आम है तो 2 केजी प्लस 600 ग्राम, 2 केजी प्लस 600 ग्राम। 2 केजी को मैं लिख सकता हूँ 2000 ग्राम, 2000 ग्राम प्लस 600 ग्राम, इसको लिखा जा सकता है 2600 ग्राम। यानी आम कितना है? 2600 ग्राम है। अब देखो, सेब को मैंने लिखा, सेब लिखा 1 केजी प्लस कितना 450 ग्राम। 1 ग्राम में है, जिसको भी ग्राम में बदलना पड़ेगा। 1000 ग्राम, क्योंकि प्लस कितना हो जाएगा 450 ग्राम। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1450 ग्राम। यानी सेब कितना है 1450 ग्राम और आम कितना है 2600 ग्राम। अब पूछा है आमों का भार सेब के भार से कितना अधिक है, तो हमको घटा देना है। 2600 माइनस कितना 1450, घटाया गया 0 से 0 5 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ पर 1150 ग्राम, 1150 ग्राम, इसको लिखा जा सकता है 1150 ग्राम को 1 और 150 ग्राम कितना लिखा जा सकता है 1 केजी 150 ग्राम लिखा जा सकता है। ठीक, आइए हाँ बढ़े। देखो, निम्नलिखित में से किस गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक होती है? समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि छात्र खोजी प्रवृत्ति का होगा। तो खोजी प्रवृत्ति का छात्र तब होगा जब उसे मुक्त सिरे वाले प्रश्न हल करने को मिलेंगे। बंद सिरे वाले प्रश्न जब मिलेंगे तो वह सोच नहीं पाएगा, लेकिन जब उसे मुक्त सिरे वाले प्रश्न मिलेंगे तो छात्र क्या हो जाएगा, खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। अब देखो भैया, ये 25 बच्चे कितना होता है 125, 25 बच्चे 125, 12 हुआ 25 और 12, 25 है ना, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यही तो इसका उत्तर होगा 375। ठीक, इसका गुणा करके कोई पूछेगा तो प्रत्येक व्यक्ति जो यह गुणा जानता होगा यही उत्तर बताएगा। ठीक है, तो जब उत्तर एक ही आ रहा है तो ऐसे प्रश्न कौन से प्रश्न हैं, बंद
बंद अंत वाले प्रश्न हैं, बंद अंत वाले प्रश्न। जब बंद अंत वाले प्रश्न छात्र को दिया जाएगा तो छात्र समालोचनात्मक चिंतन नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए यह गलत हो गया, ये गलत हो गया। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 है तो उसकी भुजा की लंबाई बताओ, तो इसकी भुजा की लंबाई 8 हो गई। यदि जो भी व्यक्ति वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जानता होगा कि भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा की लंबाई 8 नहीं बता देगा, यानी इसका भी एक ही उत्तर होगा 8। तो यह भी कौन सा प्रश्न हो गया? बंद, यह भी बंद अंत वाला प्रश्न हो गया, अंत वाला प्रश्न। इसमें भी छात्र समालोचनात्मक चिंतन नहीं कर पाएगा, उसे मुक्त अंत वाले प्रश्न चाहिए, तभी वह ऐसा कर पाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई इतनी है तो चौड़ाई क्या होगी? जरा देखो भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और इसका क्षेत्रफल 24 दिया है, लंबाई 6 है तो चौड़ाई नहीं निकल जाएगी, चौड़ाई आएगी। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 24/6, 6 चौके 24, 4 सेंटीमीटर। जो भी व्यक्ति इस सूत्र को जानता है, दुनिया के तमाम छात्रों से इस प्रश्न को हल करवाओगे तो सब लोग 4 सेंटीमीटर ही उत्तर बताएंगे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जिनको पता है, वो 4 सेंटीमीटर ही बताएंगे, ठीक है। इसलिए यह भी जो प्रश्न है यह बंद अंत वाला प्रश्न हो गया, बंद अंत वाला प्रश्न, यह भी जो है बंद अंत का प्रश्न हो गया। अब जब बंद अंत वाला प्रश्न आ रहे हैं तो क्या छात्र इसमें समालोचनात्मक चिंतन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए केवल यह भी गलत है, यह भी गलत है, केवल यही सही है। 240 नहीं है, केवल 24 है भाई। 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो देखो, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि रमेश, मोहन, रेणु, ये लक्ष्मी, ये लड़कियां हैं, ये 4 लोग कक्षा में हैं। मैंने कहा कि 24 सेंटीमीटर आयत के परिमाप वाला मैं आयत बनाओ भाई। इनको दूर दूर मैंने टेस्ट में मैदान में मैंने बैठा दिया है। मैंने कहा कि 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत को आप बताओ, तो इन्होंने ले लिया 8 सेंटीमीटर इसको, तो 8 ये भी हो जाएगा, 8 8 16 हो गया। 16 में कितना जोड़ देंगे कि 24 हो जाएगा? 16 में कितना जोड़ें कि 24 होगा? 8। तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। रमेश ने ऐसे बना दिया। अब देखो, मैंने इसको 9 ले लिया, ये 9 9 18 हो गया। 18, 8 6 14 होता है, तो 3a और 3a, देखो 24 फिर हो गया। अब देखो, मैंने इसको 7 लिया, 7 7 14 हो गया। यहाँ पर 10 होगा तो 24 होगा, 5 5। अब देखो, यहाँ पर मैंने मान लो 10 ले लिया, यहाँ पर मैंने 10 लिया, 10 10 20, 4 24 होता, तो 2 इधर 2 इधर। तो देख लीजिए जरा आप, जरा देखो आप सभी लोग, देखिए मैंने क्लास में एक प्रश्न दिया था कि 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो कोई भी लड़का जिसमें रमेश, मोहन, रेणु और लक्ष्मी 3 लोग हैं, कोई भी
किसी का भी उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इन्हें स्वतंत्रता है कि मैं कितना सेंटीमीटर की भुजा लूँ। जब इन्हें स्वतंत्रता है तो ऐसे जो प्रश्न होंगे मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे, और जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे उसमें समालोचनात्मक चिंतन आसानी से किया जा सकता है। अंत वाले प्रश्न, ठीक दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, तब हम अगली क्लास में फिर डिस्कस कर देंगे। ठीक, आइए ये देखो, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बताओ। अब देखो, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको मैं कुछ समझाने चल रहा हूँ। ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 8 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये भी 8 सेंटीमीटर की भुजा है। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये है सूत्र, ये सूत्र है। जो सूत्र की सहायता से प्रश्न हल किए जाएंगे वहाँ निगमन विधि होगी। कौन सी विधि होगी? निगमन विधि, ठीक, सूत्र की सहायता से जो भी प्रश्न हल किए जाएंगे वहाँ निगमन विधि होगी। जो प्रश्न सूत्र की सहायता से नहीं हल किए जाएंगे बल्कि साधारण जोड़ या घटाव के नियम से जोड़े जाएंगे, उसमें कौन सी विधि होगी? जैसे देखो 10, 8, 10, 8, इसको जोड़ोगे 10, 10, 20 और 16, कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। जो बिना सूत्र से हल होंगे उसको क्या कहेंगे? आगमन विधि। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? आगमन विधि कहेंगे। आपको ऐसा उदाहरण दे करके पूछ लेगा कि कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो आप ध्यान देंगे कि जो सूत्र की सहायता से हल होगा उसमें निगमन विधि आएगा, जो सूत्र की सहायता से हल नहीं होगा उसमें आगमन विधि आएगा। तो देखें 2 है और इसकी लंबाई 10 है, यहाँ पर 8 है, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखो ये छोटा सा प्रश्न, छोटा सा एकदम प्रश्न है। 0.4 का 5%, परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, 100 होता है। आप इस प्रश्न को हल करने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं क्योंकि दशमलव है। तो मैंने बताया कि दशमलव के नीचे आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ा दिया। अब ये जो प्रश्न है इसके यहाँ से दशमलव खत्म हो गया है। 4 गुणे 5 बटे, यहाँ पर देखो 100 है और 1 0 इसका लिख दिया साथ में। अब यहाँ पे देखो 5 चौके कितना हो गया? 20 बटे कितना हो जाएगा? 1000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ऊपर 2 है तो 2 लिख दो, नीचे कितना 0 है? 1 2, यहाँ से गिनो 1 और 2, ये यहाँ पर दशमलव लगा दो, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए कौन सा है? यही है डी वाला, डी वाला आंसर हमारा सही है। ठीक, आइए अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया कि जो गणित की प्रकृति है वह अमूर्त है। इस
गणित की प्रकृति अमूर्त है। ठीक, तो अमूर्त जैसे आपको दिखा तो आप ये समझ जाना चाहिए कि ये गणित की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गणित का हो जाएगा। ठीक, आइए ये 15वां प्रश्न है। समानता गणित सीखना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। देखो भाई, जहाँ निगेटिव सेंटेंस आएगा वह वैसे ही गलत हो जाएगा। गणित की शिक्षण पद्धति निगेटिव नहीं है, इसलिए गलत हो गया। गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यहाँ भी निगेटिव आ गया, यह भी गलत हो गया क्योंकि गणित के शिक्षक हैं भाई। बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, यहाँ भी निगेटिव आ गया, बच्चे पढ़ जाते हैं, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? यही बचा। तो इसको मैंने शुरुआती क्लास में बताया था कि गणित की प्रकृति क्या होती है, मूलतः अमूर्त होती है। ये मूलतः लिखा है, मूलतः क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक, देखो 16 नंबर का सवाल है ये। या किसी वृत्त या वृत्त है, ठीक, कि त्रिज्या 3 गुना करने पर इसकी नई परिधि पुरानी से कितनी गुना हो जाएगी। ये कोई वृत्त है, कोई वृत्त है ये, इसका जो रेडियस है r है, तो परिधि बराबर होता है क्या, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, यही होता है। तो त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। ये तो पुरानी परिधि है P1 2 पाई r। ठीक, अब यदि इसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो परिधि P2 क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी 3 इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो इस 2 पाई r की जगह पर हम P1 लिख सकते हैं, P1। क्यों? क्योंकि यही परिधि तो इसकी भी है, देख लीजिए, यही है इसकी परिधि। ठीक, यही है, तो यही यहाँ पे आ जाएगा P1। तो अब देखो, अब पूछा है कि नई परिधि पुरानी की कितनी गुनी होगी, तो 3 गुनी होगी। ठीक है, तो 3 गुनी होगी। आइए ये देखो भाई, निम्न में से माध्य होगा, माध्य होगा तो सबसे पहले हमको आरोही क्रम में लिखना होता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाना होता है। ठीक है, तो जरा देखो आरोही क्रम में है कि नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसका मतलब ये है कि ये आरोही क्रम में दिया ही गया है। तो जरा देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जब सम आ रहा है तो 4 4 का जोड़ा बनाओ, पहले 4 4 का जोड़ा बनाए तो 2 यही बचा है। तो माध्य का मतलब होता है कि इसी के बीच का कोई होगा, इसी के बीच का होगा। 10 और 12 तो नहीं होगा, 10 और 12 नहीं होगा, बल्कि 10 और 12 के बीच का होगा। तो ये कितनी संख्या है, 1 और 2, यानी 10 प्लस 12 बटे क्या हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करोगे 22 आएगा, 22 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 11। इसका उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देखो लिखा है कि सोहन ने 1200 रुपये पर साधारण ब्याज, ये रुपए है, रुपये पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए निम्न किया। ये क्या है भाई, ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये क्या है, ये सूत्र है, क्या है भाई,
ये सूत्र है। मैंने आपसे कहा कि गणित के शिक्षण में जो भी प्रश्न आप सूत्र की सहायता से करोगे वहाँ पर निगमन विधि होगा। कौन सी विधि होगा? निगमन विधि होगा। जो प्रश्न सूत्र की सहायता से नहीं करोगे वहाँ पे आगमन विधि होगी। यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो निगमन विधि हो गई। ठीक, आइए। देखो ये थ्योरी का प्रश्न है, मतलब डायरेक्ट प्रश्न है। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? इसको याद कर लेना, जॉन डीवी। ये आज का अंतिम प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? नियम क्या है? नियम क्या है? यही ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या 100। ये क्या है? यह क्या है भाई? यह है नियम। यह क्या है? यह नियम है। ठीक, लेकिन अब इसको उदाहरण दोगे कि एक मोहन है, मोहन उसके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया है और दर जो है 2% है। समय कितना है? 3 वर्ष है। तो आप ब्याज बताओ, आप क्या बताओ? ब्याज बताओ। तब इसी सूत्र की सहायता से आप 1000 गुणे 2 गुणे 3 बटे 100 करके बहुत आसानी से बता दोगे कि 60 आएगा। 60 रुपये इसका ब्याज होगा। यानी सूत्र को मैंने अंक के माध्यम से बता करके, उदाहरण के माध्यम से बता करके मैंने पुष्टि की। तो मैंने अभी अभी बताया कि जो प्रश्न सूत्र से लगाए जाएंगे वह निगमन विधि होगा। ठीक है, ये आगमन विधि है भाई, भागमन नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।